welcome back to today's video. This is Anupma. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 की वीडियो लेके आई हूँ कार्बन एंड इस कंपाउंड का। हम लोगों ने इससे पहले तक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में हम लोगों को तीन मेन डिफरेंसेस पढ़ने हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स। इस वीडियो में बस यही तीन डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। ये तीन मेन डिफरेंसेस जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और अपने आप में इम्पोर्टेंट है। प्लीज डोंट माइंड माय थ्रोट, माय वॉइस, थोड़ा सा अनवेल हूँ मैं, थोड़ा सा कोल्ड और जुकाम वगैरह है मुझे, तो प्लीज अवॉइड दैट। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम लोग आयनिक और कोवलेंट में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो आप लोगों ने चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पहले तो हम लोग आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा रिवाइज कर ले। आयनिक कंपाउंड्स में एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए बेसिकली। अब क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर। और क्योंकि नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस में ही होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो कि एक आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिसमें कि एक मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन और एक नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग कर पाना डिफिकल्ट है। अब आयनिक कंपाउंड्स के हमने चार मेन प्रॉपर्टीज चैप्टर 3 में पढ़ा था। वो चार मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, उन्हीं चार मेन प्रॉपर्टीज को लेके हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक। अब आयनिक कंपाउंड आपको याद आ गया, एक मेटल और एक नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। वंस द मेटल हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल, उसके बाद फिर उस इलेक्ट्रॉन पर मेटल का कोई हक नहीं होगा, इट इज गॉन, ठीक है। वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कोवलेंट कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा है, कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, ठीक है। कोई एक इलेक्ट्रॉन देता या लेता नहीं है, ठीक है। बराबरी की शेयरिंग होगी कोवलेंट में, एक इलेक्ट्रॉन मेरा है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले का होगा। दो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन सामने वाले के होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन अगर मेरे हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन सामने, बराबर की शेयरिंग होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इसीलिए किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो तब आता है ना जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है या ले लेता है। यहाँ पे तो कोई लेना देना हो नहीं रहा है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स में कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज नहीं आता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली वहां पर एब्सेंट होगा। कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हल्का सा होता है, वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये वर्ड अभी 10th के लिए नहीं है, ये आप 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड्स। बस आपको ये भी समझना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एटम्स इज वेरी वेरी लेस, बहुत वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि आयनिक कंपाउंड्स में होता है। दूसरी चीज कि कोवलेंट कंपाउंड्स में दोनों एटम्स नॉन मेटल के ही होंगे। मैंने आपको बताया था कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तभी तो वो शेयरिंग करेगा। भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो क्या वो शेयरिंग करेगा मेरे साथ? नहीं है कि नहीं। अगर कार्बन जाता है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? नहीं, वो बोलेगा कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन देके
जाओ, मुझे नहीं चाहिए, है ना। वो शेयरिंग बिलीव नहीं करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, वो तो देना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन, पीछे छुड़ाना चाहता है उसे एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो दोनों ही नॉन मेटल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स होंगे आयनिक कंपाउंड। बस यहीं से बात शुरू हो जाएगी, हमारी डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कोवलेंट और आयनिक में। देखो कोवलेंट में क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस between two non-metals, लिख देते हैं between two non-metals, ठीक है। दोनों जो है वो नॉन-मेटल्स होंगे। अच्छा, आयनिक कंपाउंड में देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। याद रखना ये वर्ड, यहाँ पे शेयरिंग वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। पहले हम आयनिक का लिखते जाएंगे, क्योंकि आयनिक के 4 मेन जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों को पता है, बस वहीं से सारे पॉइंट्स हम लोगों को निकालना है। तो देखो आयनिक कंपाउंड का पहली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, और क्लोजली पैक्ड किसमें बोला जाता है, सॉलिड में तो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है कौन, आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोवलेंट सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तीनों ही स्टेट्स में कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट में आयनिक कंपाउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्यों हाई होती है भाई, अरे बहुत ऑब्वियस सी बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होती है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है ना। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना तो उसके पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा, और दोनों के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि उनको दूर करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट, या एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट लो मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो वो पिघलना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो पिघलना शुरू कर देगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बटर क्या है, इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। घी इट इज ऑल्सो कोवलेंट कंपाउंड, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इस टाइम, इस ठंडी का टाइम है, तो इस ठंडे के टाइम में वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। आप जरा सा उसको हीट करो वो तुरंत पिघल जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, है ना। वहीं पर हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड, देखो आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जो हमारे नमक घर पे पड़ा रहता है। आप नमक को हीट करो, नहीं पिघला पाओगे, तावे पे रखो, नमक को हीट करो, पिघलेगा नहीं पिघलेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, ऑलराइट। तो आयनिक कंपाउंड्स का थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्युबल इन वाटर, मैंने आपको बताया था पानी में हर वो चीज सॉल्युबल है जो कि आयंस में टूट सकती है। अगर कोई चीज आयंस में टूट सकती है तो वो वाटर में सॉल्युबल है, अगर नहीं टूट सकती है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि जैसे हमारा तेल, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। अभी हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताया नहीं है, तो मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो वो सब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक पे आपका बेंजीन, अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, ये सब आ जाएगा। उसमें ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स में तो आयंस इतने ज्यादा, पानी में डालते सॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट आयंस नहीं है इनमें, इसलिए ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आराम से सॉल्युबल होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो तेल को हम मिक्स कर सकते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक रिफाइंड ऑयल है और एक मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। तो आप दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो आराम से मिक्स हो जाएगा, दोनों, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनिक, दोनों कोवलेंट है, तो मिक्स हो जाएगा। वहीं अगर आप तेल में पानी डालोगे या पानी में तेल डालोगे तो आपस में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट जरा इसका देख ले, आइडियल कंपाउंड्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से स्टेट में, इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आयंस फ्लो नहीं हो पाते, ठीक है। ये हमने आयनिक कंपाउंड्स की एक वीडियो मैंने बनाई है प्रीवियस चैप्टर की, उसमें आप जाके देख सकते हैं, है ना। उसमें सारी ये और डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, अभी इतना डिटेल में नहीं समझाया बिकॉज हमारा मेन फोकस कोवलेंट कंपाउंड्स पे। तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा भाई, कोवलेंट कंपाउंड्स में तो चार्ज ही नहीं है, तो काहेगा मोल्टन स्टेट, काहेगा एक्वस स्टेट, किसी भी स्टेट में दिस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। इसको लिख लो, तब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ा इंक पिला दूं। ऑलराइट, तो अब हम लोग पोलर नॉन पोलर पे चलते हैं। अब देखो, पोलर एंड नॉन पोलर में मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। लेट अस चेक योर नॉलेज एंड योर कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो कि ये है HCl, मान के लो, मतलब ये HCl है, ऑफ कोर्स। अब हमें पता है कि HCl को जब आप पानी में डालते हो, हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा है कि HCl इज अ वेरी गुड एसिड। अब वो बहुत अच्छा एसिड क्यों है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना। पानी में डालते हुए बहुत सारे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा एसिड माना जाता है। इसका मतलब कि इसमें जैसे आप इसको पानी में डालोगे वैसे ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए भाई, इसमें तो चार्ज आ गया, इसको क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। बट अगर हम ये देखें कि आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, ऑलवेज, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों ही क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको कोवलेंट होना चाहिए, है ना। HCl आयनिक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें चार्जेस हैं। बट क्योंकि HCl में दोनों ही एटम्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, इसलिए उसको कोवलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा, मतलब कि HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड और एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट, लेट मी नो कि कौन कौन क्या क्या मतलब आप लोगों को लगता है, ठीक है। आई विल चेक। चलो, लिख लिया है, 2 मिनट का आप टाइम निकाल सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो, मेरे लिए 2 मिनट भी लगता है कि हार्डली एनी सेकेंड्स, ठीक है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने कमेंट किया है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो, HCl जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो दोनों में ऑब्वियस सी बात है कि उसमें शेयरिंग हो रही होगी, क्योंकि कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ट्रांसफर कौन करते हैं, मेटल्स करते हैं। फिर यहाँ पे चार्ज कैसे आया, हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे, उसमें मैंने आपको HCl का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के बताया था, तो इसका मतलब कि वो कोवलेंट ही है। कैसे कोवलेंट कंपाउंड होने के बाद भी उसमें चार्ज आ गया, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखो जरा, अब देखो HCl और हाइड्रोजन में कोवलेंट कंपाउंड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। तो मान लो कि मैं क्लोरीन हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, मतलब कि 2,8,7, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, उसको एक चाहिए तो वो एक के लिए शेयरिंग करेगा। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रखेगा, और वहाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रखेगा। क्लोरीन अपने बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने रख दिया शेयरिंग के लिए। अब क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, ठीक है। वहीं हाइड्रोजन जो है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को छीनने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की इतनी नहीं है, ऑल्दो बोथ आर नॉन मेटल्स, बट क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता है वो हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन जरा सा होता है, छोटा छोटा एटम है, ठीक है। तो अब क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो लेके भाग नहीं सकता, ऑब्वियसली मन उसका बहुत है पर फिर भी लेके भाग नहीं सकता क्योंकि उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी तभी कोवलेंट बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग नहीं सकता। बट स्टिल क्लोरीन अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब कि जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ही रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, दुष्टता थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए लेके भाग नहीं सकता। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन पेयर को, दोनों इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को तो रखेगा ही, उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास थोड़ा सा शिफ्ट करके, ठीक है। हाइड्रोजन का भी हक होगा उसमें, पर उसकी तरफ से थोड़ा सा दूर होगा, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लोरीन की तरफ होगा, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है, इसीलिए उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि हाइड्रोजन ने हल्का सा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर लिया है, इसलिए उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बनाया है आधा एज, इसको हम बोलते हैं पार्शियल, ठीक है। पार्शियल चार्ज कंप्लीटली 100% नहीं आया है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अभी भी शेयर हो रहा है, कोई लेके भागा नहीं है ना, किसी ने दिया नहीं है, किसी ने लिया नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखते, हम क्या लिखते थे क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब क्योंकि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है ना कि हम इसको नेगेटिव ही मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि हम इसको पॉजिटिव ही मान लेते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। तो जैसे ही आप HCl को पानी में डालोगे वैसे ही H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग, क्योंकि आयंस तो इसमें पहले से ही, चार्जेस तो इसमें पहले से ही आ गए थे, पानी में डालते ही वो आयंस दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे जितने भी कंपाउंड्स होंगे, अब देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी ना, हाइड्रोजन की बहुत कम थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। कोई जरा से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ऐसे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस केस में चार्ज अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उनमें चार्ज आएगा। ये जो चार्ज है इनको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। अब क्योंकि हम इनको पोल्स बोलते हैं इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें चार्ज बन रहा है, पार्शियल चार्ज बन रहा है, ये कह लो कि पोल्स बन रहा है, उनको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जिस कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज बनेगा उन सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे, ऑलराइट। अच्छा, अब ऐसे जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे जिसमें कि चार्ज नहीं बनता, जैसे कि O2, H2, ठीक है, Cl2, N2, अब इसमें क्या चार्ज बनेगा, बिल्कुल भी नहीं भाई, दोनों ऑक्सीजन है, वो भी ऑक्सीजन, मैं भी ऑक्सीजन, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन कम स्ट्रॉन्ग, मतलब ही नहीं है, कोई दोनों बराबर के स्ट्रॉन्ग, कोई इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रख सकता है क्या, नहीं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, ठीक है, इनको हम बोलेंगे नॉन पोलर। फटाफट से डिफरेंस लिख लें, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिखूंगी पोलर और एक तरफ मैं लिखूंगी नॉन पोलर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं पोलर और यहाँ लिखते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो पोलर में पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल चार्ज होता है, यहाँ पे नो पार्शियल चार्ज, कोई पार्शियल चार्ज यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अगला पॉइंट देखो पोलर में चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें चार्ज होगा वो पानी में सॉल्युबल होगा, तो ये सब क्या होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे, मतलब अगर आप इसको आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करोगे तो आयनिक कंपाउंड से कम सॉल्युबल है, पर फिर भी पोलर चार्ज होने की वजह से ये काफी हद तक सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर, चार्ज ही नहीं है तो कहां से सॉल्युबल होगा, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता। थर्ड
डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में चार्ज है, तो जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब पानी में डाल के HCl को पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कोई भी एसिड डाल लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वहीं ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब देखो इसके अलावा हम मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड स्टेट का कोई डिफरेंस नहीं लिख सकते। आप सोच रहे हो कि वो भी लिख ले, वो नहीं लिख सकते क्योंकि वैसा कोई डिफरेंस इसमें मेल्टिंग पॉइंट का, सॉलिड स्टेट का, लिक्विड स्टेट का, गैसियस स्टेट का कोई डिफरेंस नहीं होता। यही 3 डिफरेंसेस है। चौथे में आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। पोलर के एग्जांपल मैंने आपको बताया, HCl वाटर इज आल्सो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, उसमें चार्ज होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, आपको पता ही होगा। और नॉन पोलर में एग्जांपल में H2O2 Cl2 N2, ये सारे आपके नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। फटाफट से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कर लेते हैं। अब देखो प्रीवियस वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ा था। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, एक है कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तक पहुंचने के लिए हमें ये दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें कि कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बनाता चला जाएगा, कार्बन 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 लंबी सी चेन बन रही है, या ब्रांच बन सकता है, या रिंग क्लोज स्ट्रक्चर बन सकता है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वाला वीडियो, थोड़ा क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके आसपास 4 बॉन्ड्स आपको दिखने चाहिए। वही चीज पहले तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज हो जाएगा। मान लो कि मैंने एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बनाया, 3 कार्बन की एक चेन बना दी, क्या यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और मैंने आपको बताया था कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है, चारों बॉन्ड्स दिखने चाहिए, ठीक है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है, बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो कई बार अगर आपको ऐसा लिखा हुआ कुछ मिल जाए कहीं पर, सिर्फ इतना लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन के आसपास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हो, 4 में से सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, बट एक्चुअल में हम ये मान लेते हैं कि आसपास कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि ये इतना स्टेबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इतना स्टेबल बॉन्ड बनाता है कि हम मान लेते हैं कि वो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा होगा। तो अगर मान लो कि ये 3 कार्बन की चेन है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। भाई अब देखो इसके पास 4 में से एक ही बॉन्ड बना हुआ था, 3 और बॉन्ड मैंने इसको बना दिया। अब देखो 4 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही हमेशा कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स आपको दिखने ही चाहिए, ठीक है। ये बातें मैंने आपको इससे पहले बताई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, 4 में से 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इसने, एक ये और एक ये। इसको और कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो एक यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, एक यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन को देखो ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मैंने क्या किया, 3 और हाइड्रोजन इसको दे दिया ताकि ये स्टेबल हो जाए। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड है ये एकदम से स्टेबल है, क्योंकि इसमें सारे कार्बन एटम्स की वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लो कि ये पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मान लो कि मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। मैंने आप लोगों को बताया भाई कोवलेंट कंपाउंड तो डबल, सिंगल, ट्रिपल कैसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा, अब जरा फिर से इसमें हाइड्रोजन लगा, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ये है कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 और बॉन्ड्स मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिए, क्योंकि भाई कार्बन का 4 में से एक बना हुआ था, 3 और चाहिए, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन को जरा देखो, इसके पास 3 बॉन्ड्स पहले से बने हुए हैं, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, एक और चाहिए,
हाइड्रोजन लगा के मैंने एक और, मतलब कि कैसा भी हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कैसा भी हो, बस आपको 3 बॉन्ड्स दिखने चाहिए, सॉरी बस आपको 4 बॉन्ड्स दिखने चाहिए कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स दिख रहे थे, एक बॉन्ड हमने बना दिया। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, दो, इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, तो मुझे बस 2 बनाने हैं, ठीक है। कहीं भी बना सकते हो, ऐसे से बना सकते हो, ऊपर नीचे बना सकते हो, दाएं बाएं कैसे बना सकते हो। ये बन गया एक और हमारा कंपाउंड। तीसरा देखो, मान लो कि अब मैं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ। अब उस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे तो 3, अब तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यहाँ पे तो 3 ही चाहिए हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स इसके सेटिस्फाई है, क्या इसमें और हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 पहले से ही है, एक और लग गया, ठीक है। तो ये मैंने 3 आपको कंपाउंड्स बना के बता दिए और हाइड्रोजन लगा के बताया। ऐसे ही आप लोग हाइड्रोजन लगाएंगे और बस ये चेक करना है कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स दिखे, अब चाहे चारों अलग अलग दिखे या कुछ कंबाइन दिख जाए, आपको दिखाने हैं ये 4 बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो ये C है ना, C, और इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3, है ना भाई। आप O2 लिखते हैं तो O2 का मतलब क्या होता है, 2 ऑक्सीजन। ऐसे जब मैंने CH3 लिखा है तो मतलब कि 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद फिर अगला कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया। फिर अगला कार्बन, ये 1 कार्बन हो गया, उसके बाद इसमें भी कितने लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। इस H3 को आप कार्बन के आगे भी लिख सकते हो, कार्बन के पीछे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो एक तरीका आपका ये है लिखने का, एक तरीका आपका ये है लिखने का। एक और तरीका है, वो क्या है, वो ये है कि आप सारे कार्बन को काउंट कर लो, कितने कार्बन से यहाँ पे 3, तो C3 लिख दिया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 2 8, तो C3H8, ठीक है। चाहो तो वैसे लिख लो, चाहो तो वैसे लिख लो, चाहो तो वैसे लिख लो, ठीक है। लिखने के तरीके बता रही हूँ अभी मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये C है, C लिख दिया, कितने हाइड्रोजन 3, तो CH3 हो गया। यहाँ पे ये C है, ठीक है, तो ये C, इस C और इस C में, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने, ठीक है। ये C, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस C में और अगला जो C है उसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए इस C और अगला C में मुझे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जिन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाना है, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उनके बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाना है। ये डबल बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो CH2 हो गया। और इसको छोटा लिखना है तो और छोटे में कैसे लिख सकते हैं कि C3 कितने, 3 कार्बन है, तो C3 और H कितने हो गए, ये 3 है, तो 5 और एक ये 6, C3H6, ओके। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब अगला देख लो जरा, यहाँ पे देखो CH3 है, ये C और ये H3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड लगाया मैंने क्योंकि अगले कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद फिर इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो कुछ नहीं लिखना, 3 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 3 बॉन्ड लगा दोगे, और ये कार्बन और इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, वो क्या है, मैंने ये एरो बनाया हुआ है, ठीक है। एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, C3, 3 कार्बन है इसलिए C3, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, C3, H कितने हैं, 3 और एक ये 4, C3H4, ठीक है। इस तरीके से बनाए हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड्स वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं कि नहीं, है ना। सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनके बने हैं। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये वर्ड आपको हर जगह दिखाई देगा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए, तो उसको कंबाइन करके क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन्स। ये जितने भी मैंने बनाए हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन्स बहुत स्टेबल होता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा,
जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है उन सारे हाइड्रोकार्बन्स में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, जैसे इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन का चेक करना है, बस कार्बन कार्बन का चेक करना है, तो इसमें क्या है, सब दोनों सिंगल है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड या दोनों आ गए तो उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ही चेक करना है बस, तो सैचुरेटेड। एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड या दोनों आ गए किसी हाइड्रोकार्बन में तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब जैसे मान लो कि कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लो कि ये मैंने एक बॉन्ड बनाया और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लगे, तो ये भी हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। ठीक है, ये भी हाइड्रोकार्बन, भले एक ऑक्सीजन आ गया है पर फिर भी ये हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। अब ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा अनसैचुरेटेड होगा। अब आप अगर ये देख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड होना चाहिए, तो बिल्कुल भी गलत, क्योंकि मैंने बोला था कि अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड हम सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको सैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप बस ये लिख लोगे कि इन व्हिच देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स are called saturated hydrocarbons. Hydrocarbons having double bond or triple bond between carbon atoms are called unsaturated carbon atom. बस इतना ही डेफिनेशन है और उसके बाद फिर आप लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। So thank you for watching this video. यहाँ पे मैं वाइंड अप कर रही हूँ और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होती है, कभी कुछ कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, नहीं टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का। प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, वो नहीं निकाल पाती हूँ मैं, कई बारी कोशिश पूरी रहती है, तो बट कोशिश मेरी ये पूरी रहेगी और प्रॉमिस है ये मेरा कि आपका जो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे पहले मैं पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस रिविजन और एक टाइम पे डबल रिविजन, ट्रिपल रिविजन, जितना भी आपका डिमांड होगी वो सारी डिमांड्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू राइट समथिंग इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लग रहा है आपको मेरा एफर्ट्स, एंड दैट डेफिनेटली मेक्स मी हैप्पी एंड मोटिवेटेड। थोड़ा सा लगता है कि अच्छा ठीक है बच्चे देख रहे हैं, कुछ तो हेल्प हो रहा है कहीं ना कहीं। सो थैंक यू, and if you are new to this channel then please subscribe to the channel because I come up with videos of class 9, 10th and 11th chemistry. If you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter, and thank you